कहते हैं कि पति के बिना एक औरत की जिंदगी कागज के फूल की तरह होती है। वह चाहे अपने आप को कितना भी खुश करने की कोशिश कर ले, पर वो अपने आप को लवारिस और बेबस ही समझती है। इसलिए हर औरत भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती है, लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अपने सुहाग के बगैर ही खुद को बेहतर समझती हूँ। आपको मेरी ये कहानी थोड़ी अजीब ज़रूर लग रही होगी और अभी तक आपके मन में मेरे प्रति कई सवाल होंगे कि कैसी ये औरत है, पर कुछ भी कहने से पहले ये कहानी पूरी सुने। बचपन तो खूबसूरत होता ही है। मैं पैदा होने के बाद अपने बचपन को बड़े खूबसूरत अंदाज में जी रही थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी, इसलिए बच गई, वरना मेरे पिता को पता चलता कि मेरे माँ के पेट में मैं एक बेटी हूँ तो कब वो मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरी माँ के पेट में ही मुझे मार डालते। पर पहली औलाद होने की वजह से मैं इस दुनिया में आ गई। मेरे पैदा होने पर माँ बहुत खुश हुई, पर मेरे पिताजी का चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैं एक बेटी थी। ये बातें मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताई थी, क्योंकि वह मेरे पापा के रवैये से वाकिफ़ थी और मुझे सच्चाई से अवगत कराना चाहती थी। इसलिए मेरे पैदा होने के बाद जब भी मेरी माँ पेट से होती तो मेरे पिताजी पेट में ही बच्चे का चेकअप करवाते कि बेटा है या बेटी। शायद हर बार मेरी माँ के पेट में बेटी ही रहती, इसलिए मैं अपने माँ बाप की एक लौती औलाद रह गई। जब मैं 10 या 12 साल की हुई तो माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मेरे घर आई। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, मैं मानती हूँ, पर मेरी जो सौतेली माँ थी वह बहुत ही बुरी थी। बाप तो नफरत करता ही था, सौतेली माँ भी मुझसे नफरत करती। अभी मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने ही वाली थी कि इन दोनों ने मेरी शादी मुझसे काफ़ी बड़े आदमी से करवा दी। फिर भी मैंने अपने से बड़े उम्र के आदमी से शादी कर अपने आप में ही समझौता कर लिया। मैंने सोचा क्या हुआ, मेरे पति मुझसे बड़े हैं, पर अगर उनके विचार अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी सोच विचार के साथ मैं ससुराल आई। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी और शादी के लाल जोड़े में मेरी खूबसूरती और निखर गई थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मन ही मन अपने पति के आने के इंतजार में दरवाजे की दस्तक को महसूस कर रोमांचित हो रही थी। काफी देर हो गई पर मनीष रूम में नहीं आए। इंतजार के वे पल कांटों की तरह चुभने लगे। चाहे दुनिया मनीष को मेरा बूढ़ा पति कहे, चाहे कुछ भी कहे, पर शादी होने के बाद मैं उनसे दिल से बहुत प्यार करने लगी थी। मैं इस इंतजार में थी कि मनीष कब रूम में आए और मैं उनसे अपने मन की बात कहूँ। इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी, पर दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। मेरा मन बेचैन हो रहा था कि आखिर मैं और कितना इंतजार करूं। काफी रात हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर मैं सहम गई। मैंने अपने घूंघट के आड़ से देखा तो मनीष थे। मेरा वह इंतजार खत्म हुआ। बरसों बाद मैं अपने जीवन में किसी अपने को महसूस करने वाली थी, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद अब मुझे कोई अपना नहीं लगता था। बस बचपन से यही सोचती थी कि जिस इंसान से मेरी शादी होगी मैं उसे बहुत प्यार दूंगी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करेगा और मुझे अपना समझेगा। अभी मैं यही सोच रही थी कि तभी मनीष ने झटके से मेरा घूंघट उठाया। मैं डर गई। वे मुझसे कहने लगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे कितने यार हैं। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। क्या खूबसूरत होना बुरी बात है? मनीष ने कहा, नहीं, बुरी बात नहीं है, पर तुम जितनी ही खूबसूरत हो उतना ही मैं बदसूरत हूँ। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि मेरे घर वालों ने आपसे मेरी शादी करवा दी तो मैंने शादी कर ली। मनीष ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम्हारा जरूर किसी लड़के से चक्कर होगा, तभी तुम्हारे घर वालों ने जल्दी से मेरे जैसे इंसान से तुम्हारी शादी कर दी। मैं अपने पति के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। मेरे लाख समझाने के बाद भी मेरे पति मनीष मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं थे। वे तेज तेज चिल्लाने लगे। रूम में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ दौड़ते हुए कमरे में आई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला
और रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई और अपने पति मनीष की सारी करतूतें अपनी सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मनीष को बहुत समझाया पर मनीष ने किसी एक की ना सुनी। वह बस चिल्लाते रहे कि ये औरत बदचलन है। दरअसल मनीष एक नशेड़ी किस्म के आदमी थे और नशेड़ी लोगों के बीच उनकी संगत थी। उन लोगों में से किसी आदमी ने मेरे कमरे में आने से पहले ही उन्हें भड़का दिया था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ज़रूर उसमें कोई कमी है, वरना वह तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। उसने अपने घर वालों से एक बार भी विरोध नहीं किया और तुम जैसे इंसान से शादी करने को तैयार कैसे हो गई? ज़रूर दाल में कुछ काला है। यही बातें मनीष के दिल में बैठ गई और वह मुझसे नफरत करने लगे। वह सुहाग रात तो किसी तरह बीती, पर अगले हर दिन मनीष शराब पीकर आते। पहले मुझे खरी खोटी सुनाते, उसके बाद अपनी शारीरिक जरूरतें पूरा कर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल देते। मैं हर रात इस पीड़ा को बर्दाश्त करती। कभी कभी मन में आता, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है या तो मैं मर जाऊं या मनीष। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि मनीष जैसे पिता की छांव में मैं अपने बच्चों को जन्म देकर उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी सासू माँ से इस बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात की। मेरी सासू माँ ने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया, पर मैं मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए अकेले ही हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में 4 महीने से ज़्यादा हो गया था और मेरी जान को खतरा था। ये सुनकर मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना था, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल से आते वक्त रास्ते में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे देखने के साथ ही मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। बरसों बाद रवि को देखते ही मेरे चेहरे का रंग खिल गया। ये रवि कोई और नहीं था, ये मेरे क्लास में पढ़ने वाला मेरा बचपन का दोस्त था। मैं और रवि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसी टाइम हम दोनों की दोस्ती हुई थी। ये दोस्ती अभी प्यार में बदलने ही वाली थी कि मेरी सौतेली माँ और मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी। मेरी और रवि की नज़रें जब आपस में मिली तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ वक्त देखते ही रह गए। रवि ने मुझसे कहा, सोनिया सोनिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुना था तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वे साथ में नहीं आए? रवि के ये सवाल पूछते ही मेरी आंखें डबडबा गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप छलकने लगे। रवि ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, सोनिया तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बताओ। अच्छा चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। मुझे भी अपने दिल की बात किसी को बतानी थी, इसलिए मैं रवि के साथ एक छोटे से होटल में चाय पीने के बहाने चली गई। मैंने रवि से अपनी पूरी आपबीती बताई। मेरे बारे में जब रवि ने सुना तो वह सन्न रह गया। उसने कहा, सोनिया तुम क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं तुम्हें पसंद भी करता था, पर अचानक तुम कहाँ गायब हो गई? मैंने कई लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी खबर सुनकर मेरे तो अरमान चकनाचूर हो गए। मैं बहुत टूट सा गया था और मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं विदेश चला गया। अभी कुछ ही दिन पहले विदेश से अपने गांव लौटा हूँ। पर सोनिया तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मैंने कहा, क्या करूँ, ये सब बर्दाश्त करना अब मेरी मजबूरी हो गई है। अच्छा रवि, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं घर चलती हूँ। रवि ने मुझसे पूछा, अच्छा सोनिया तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम रहती कहाँ पर हो? मैंने रवि से कहा, जाने दो रवि, जानकर करोगे क्या? अगर कभी भूले भटके तुम मेरे घर आ गए तो मेरे पति को तो जानते ही हो, वे बेवजह मुझ पर शक करते हैं और तुम्हें देखने के बाद तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा, इसलिए जाने दो। अब मैं जा रही हूँ। रवि ने कहा, रुक जाओ सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी नहीं आऊँगा, पर फिर भी बता दो कि तुम रहती कहाँ पर हो? मैंने रवि को अपने ससुराल के गाँव का नाम बताया। मेरे गांव का नाम सुनते ही रवि चौंक कर बोला, क्या तुम्हारी शादी मेरे गांव में हुई है? अच्छा तो तुम्हारी शादी उसी मनीष से हुई है जो शराब पीकर सड़क पर लेटा हुआ मिलता है। उसकी शराब पीने से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वाले उस लखेरे मनीष के पल्ले तुम्हें बांध दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा सोनिया, जाते जाते अपना मोबाइल नंबर तो दे दो, कभी कभी फोन पर तुमसे बात हो जाएगी। मैंने रवि को नंबर दे दिया और एक रिक्शे पर बैठकर अपने घर आने लगी। घर आते ही मैंने जो मंजर अपनी आंखों के
सामने देखा। उसे देखने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा मेरे घर पर भीड़ इकट्ठा थी। मुझे देखते ही मेरी सास माँ मुझे पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। मैंने अपनी सासू माँ को संभाला। समाज और लोग लाज की वजह से मैंने भी 2 आंसू बहा दिए। पर मैं सच बताऊं तो मुझे मनीष जैसे पति के मर जाने का थोड़ा भी गम नहीं था, एक सुकून था। मेरे पति मनीष अब इस दुनिया से जा चुके थे। शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई और वह मर गए। मनीष का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर समझ रही थी। मनीष का अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अपनी सासू माँ के साथ रहने लगी। रवि का घर मेरे घर के कुछ ही दूरी पर था। रवि रिश्ते में मेरा देवर लगता था। रवि हर शाम टहलते और घूमते मेरे घर आ जाया करता। मेरी सासू माँ उसे देखकर बहुत खुश होती। मैंने अपनी सासू माँ से रवि के बारे में बता दिया था कि ये मेरे क्लास में ही पढ़ता था। मेरी सासू माँ को रवि के आने से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि रवि जब आता तो वह तो बहुत खुश हो रहती। रवि बहुत अच्छा लड़का था। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ मुझसे बात करता, वो जब भी आता वह मेरी सासू माँ के दुख सुख के बारे में भी पूछता। अगर मुझे कभी हॉस्पिटल जाना होता तो मेरी सासू माँ रवि के साथ ही मुझे भेज देती। ऐसे ही किसी तरह मेरे 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़के को जन्म दिया। अपने पोते को देखकर मेरी सासू माँ बहुत खुश हो गई। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और मैं भी बहुत खुश थी। पर शायद हमारी ये खुशियाँ कुछ ही दिनों तक टिक सकी। एक दिन की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरी सासू माँ मेरे बेटे यानी कि अपने पोते की मालिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कोई हमारे घर के दरवाजे को तेज तेज पीट रहा था। मेरी सासू माँ और मैं इस तरह की आवाज सुनकर डर गए। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आप बच्चे को लेकर रूम में चले जाइए। मेरी सासू माँ मेरे बेटे को लेकर रूम में चली गई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की थी जो तेज स्वर में चिल्लाते हुए मुझसे कह रही थी, अगर खैरियत चाहती हो तो मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उस लड़की से पूछा, आप कौन हैं? पर आप ये सब क्या कह रही हैं? किसका पीछा छोड़ दूं? उस लड़की की आवाज सुनकर पीछे से मेरी सासू माँ भी आ गई। मेरी सासू माँ ने कहा, अरे ये तो रवि की बहन है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? उस लड़की ने मेरी सासू माँ से भी चिल्लाते हुए कहा, आपकी बहू की वजह से मेरा भाई बदनाम हो रहा है। अगल बगल के लोग उसकी बदनामी कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि चिल्ला क्यों रही हो? मेरी सासू माँ ने रवि की बहन से कहा, देखो बेटी, मैं गांव या समाज का मुंह तो नहीं बंद कर सकती, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के मुंह से ये सब बात सुनी थी। पर मैंने इस बात को इग्नोर किया और घर आकर भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब अफवाह है और कुछ नहीं। और ज्यादातर लाचार और बेबस लोगों की ही झूठी अफवाह उड़ती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मुझे अपनी बहू सोनिया पर पूरा विश्वास है कि वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती जिसे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि रवि और सोनिया एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो रवि हमारे घर आ जाता है तो सोनिया थोड़ा हंसकर उससे बात कर लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोनिया गलत है। हाँ, अगर तुम्हें समझाना है तो जाकर अपने भाई को समझाओ। मेरे घर आकर इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरी बहू तुम्हारे भाई को बुलाने नहीं जाती, वे खुद ही हमारे घर आता है, तो इसमें मेरी बहू की क्या गलती? मेरी सासू माँ के मुंह से मुंह तोड़ जवाब पाकर रवि की बहन और कुछ अगल बगल के लोग तो एकदम सन्न रह गए। रवि की बहन के पास तो अब कोई जवाब ही नहीं था कि वे आगे कुछ कहे। अभी मेरी सासू माँ रवि की बहन को यही सब सुना रही थी कि तभी रवि और रवि के घर वाले भी दौड़ते हुए मेरे दरवाजे के सामने आ गए। रवि मेरी सासू माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ जी, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। माँ जी, अगर दुनिया मेरे और सोनिया के रिश्ते को एक नाजायज रिश्ते का नाम दे ही रही है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं सोनिया से प्यार करता था और प्यार करना कोई गुनाह है तो वह गुनाह मैंने पहले किया था, पर जब से उसकी शादी हुई है और वह इतनी तकलीफ से गुजर रही है तो उसका क्लासमेट होने के नाते, एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसकी छोटी मोटी हेल्प कर देता हूँ और उससे 2 बातें कर लेता कि उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाए। पर मैंने और सोनिया ने कभी भी अपने इस रिश्ते की सीमा को लांघा नहीं, क्योंकि हम दोनों पढ़े लिखे समझदार हैं और हमें ये पता है कि
क्या सही है और क्या गलत। पर हाँ, अगर इस रिश्ते को बदनाम कर ही दिया गया है तो अब मैं इस रिश्ते को एक जायज़ नाम देना चाहता हूँ। मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनते ही रवि के घर वालों ने इसका विरोध किया और रवि से कहा, अगर तुमने इस विधवा औरत से शादी की तो तुम्हें हम अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। रवि ने अपने घर वालों से कहा, अगर मैं सोनिया से शादी नहीं करूंगा तो वैसे भी मैं जायदाद से बेदखल हो जाऊंगा, क्योंकि तब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा तो मुझे जायदाद मिले ना मिले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। पर मैं रवि के इस फैसले से सहमत नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा नन्हा सा छोटा सा बच्चा था और मुझे उसके बारे में भी सोचना था। इसलिए मैंने रवि से कहा, रवि मुझे माफ़ करना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रवि ने कहा, नहीं सोनिया, ऐसा मत कहो। भगवान ने हमें दोबारा मिलने का मौका दिया है, इस मौके को गवाओ मत। और अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ, क्या पता उसे प्यार दूं या नहीं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों का अब कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। आज से हमारा एक ही बेटा रहेगा। मेरी सासू माँ को तो मेरे और रवि के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वे तो खुद ही चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ जाए और उससे मैं शादी कर लूं। रवि के घर वाले और गांव वालों ने शुरू में तो बहुत विरोध किया, पर रवि के प्यार के आगे उन लोगों ने भी हार मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। आज मैं फिर से सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने मनचाहे पति के आने का इंतजार कर रही थी। मन में एक अलग सा सुकून था। शायद रवि ही मेरा जीवन साथी बनने के लायक था। मनीष से तो मेरी शादी गलती से हो गई थी। आज मैं रवि के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ भी हम दोनों के साथ ही रहती है, क्योंकि मेरे सिवा उनका इस दुनिया में था ही कौन। और जिंदगी जीने का असली मजा क्या होता है, रवि के साथ शादी करने के बाद ही पता चला। हमारे समाज में शादियां लोग जन्म पत्रिका और कुंडली मिलाकर करते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका और कुंडली मिलाने के साथ साथ लड़के और लड़की का विचार मिलता है या नहीं,